हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो लिखो में। आज मैं आपके लिए क्लास 5th की एक नई वर्कशीट लेकर आई हूँ। आइए हम उसको देखते हैं। ये हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 85। विद आंसर्स के साथ वर्कशीट करेंगे, हम आंसर्स भी समझेंगे। और क्लास 5 के लिए है ये वर्कशीट। इसकी जो डेट है वो है 12 अक्टूबर 2020 और इसका जो नाम है वो है राख की रस्सी संज्ञा के भेद। जो आपके एक चैप्टर है हिंदी का राख की रस्सी, उसमें ही हम संज्ञा के भेद भी पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा के भेद भी हम उसमें देखेंगे। आइए हम आगे पहले हम चैप्टर पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। ये हमारा चैप्टर राख की रस्सी दी। एक पढ़ते हैं। लोनोपो गार तिब्बत के 32वें राजा सौनग वसेन गापो के मंत्री थे। लोनोबो गार वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कौन? लोनोपो गार। कोई उनके सामने टिकता ना था, कोई भी नहीं बचता था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बन गया था। किनका? लोनपो का। इस कारण यह था कि वह बहुत भोला था। लोनपो का बेटा, जो लोनपो गार है, उनका होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा। भेड़ मतलब शीप्स होता है। तुम इनको लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। मतलब इनको मारना भी नहीं है और बेचना भी नहीं है। ठीक है, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बराबर बोरों के साथ। मतलब इसके ऊपर क्या लाना है आपको? जौ के बोरों, खाने की चीज होती है जौ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास पैसे रुपए ही कहाँ थे। उसको तो पैसे दिए नहीं उसके पापा ने। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह बहुत दुखी हो गया। फिर तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। कहती, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया कि मेरे साथ ये दिक्कत है। इसमें इतना दुखी होने की क्या कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे, जो बाल थे उन्हें बाजार में बेच दिया, क्योंकि भेड़ों के बाल तो उतरते ही हैं, उससे ऊन बनती है। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। मतलब उनके बेटे ने जो, जैसे उस लड़की ने बाल उतार दिए थे भेड़ के, पर लोनपो गार को वो पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। मतलब जिनके बाल ऑलरेडी उतर चुके हैं उनको। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में ही नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जो खरीदे। जौ मतलब जौ खरीद दिए और बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हम 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दें। उन्हें कहते 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना के दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा,
ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली कि हाँ ठीक है मैं पहन लूंगा। राख होती है जब लकड़ी जलाई जाती है, जलाने के पास जो उसका बुरादा सा राख बच जाती है, वो ग्रे ग्रे कलर की होती है, एशेस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, राख कहते हैं, जिससे पुराने लोग बर्तन वर्तन भी मांजा करते थे। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उससे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई, मतलब राख तो उसी आकार की थी, रस्सी के आकार की बिल्कुल। इसे वह सिल समेत, मतलब सिल के ऊपर ही रखे हुए समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गए कि रस्सी कैसे बनी। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। इससे पता चला कि लड़की बहुत समझदार थी। अब इसमें हमने बहुत सारे ऐसे शब्द पढ़े बेटा। एक तो हमें इससे पता चला कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, ठीक है, और हमें अपना जो उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड, मुश्किल समय में प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना चाहिए। अब हमने इसमें बहुत सारे, हमने क्या देखे, संज्ञा शब्द देखे, लोन पोगार, बेटा, लड़की और उनकी शादी, बहुत सारे देखे। अब संज्ञा के बारे में अपनी हमारी वर्कशीट है, ये हमारी वर्कशीट आ गई है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखना है और यहाँ पे अपनी क्लास का सेक्शन लिखना है कि आप 5th कौन सी में पढ़ते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी किताब के पहले पाठ राख की रस्सी में आए संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ बातें जानेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। जैसे संज्ञा के भेद कौन कौन से? 3 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के नाम को वो करती है, बताती है। जैसे मोहन, हर इंसान, हर लड़के को तो लड़का कहेंगे, पर मोहन हर लड़के का नाम नहीं होगा, मोहन नहीं होगा। तो मोहन क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही सब सारे जानवर को जानवर तो कहेंगे, पर हम शेर सबको नहीं कहेंगे। ऐसे मोहन सबको नहीं कहेंगे, शेर सबको नहीं कहेंगे। शेर अपने आप में एक अलग है, इसलिए उसका वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में गया। ऐसे ही केला, सब फल को फल तो कहेंगे, पर केला अलग है, उसके अलग से आइडेंटिटी है। ऐसी दिल्ली, सारे शहर दिल्ली है, पर दिल्ली जो है, सॉरी, सारे शहर को शहर कहेंगे, पर दिल्ली एक अलग शहर है, शहर का नाम है। ऐसी बाजरा, जातिवाचक में जानवर, फल, शहर, अनाज। जो बाजरा है वो अनाज तो है, पर बाजरा सारे अनाज को हम बाजरा नहीं कहेंगे। तो यही जातिवाचक संज्ञा हमने यहाँ दे रखी है। और भाववाचक संज्ञा ऐसी होती है जो हम महसूस कर सकते हैं, हम महसूस करी जाती है, जैसे चालाकी, बचपन, अच्छाई, ये सब महसूस होती है, देखी नहीं जाती हर बार। ठीक है बेटा, ये जो हमारी भाववाचक संज्ञा है इसको हम महसूस कर सकते हैं। हमारी अवस्था हो, जैसे मोटापा एक अवस्था है, अच्छाई एक अवस्था है, उसको महसूस किया था। बचपन है, एक अवस्था होती है हमारी, चालाकी भी, इसको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के 3 व्यक्तिवाचक शब्द लिखिए। जैसे ये क्या है, फूल में हमने लिख दिया गुलाब, कमल, सूरजमुखी। ऐसे फल आपको दिख रहे हैं, सेब, केला, अमरूद, अनार, पपीता। इनमें से आप कोई भी 3 शब्द लिख सकते हैं। पक्षी में चिड़िया, कोयल, कबूतर। इनमें से आप कोई, कबूतर हो गया, तोता, मैना, मोर, बहुत सारे पक्षी, उनमें से आप किसी का भी नाम यहाँ पे 3 का लिख सकते हैं। ऐसी ऐतिहासिक इमारतें वो होती हैं जो बहुत पहले बनी हुई होती है, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल। ये सारे ऐतिहासिक इमारतें हैं जो पहले की बनी हुई हैं। आप इनमें से किसी भी 3 का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न 2 हम पढ़ते हैं। नीचे लिखी गई कविता की पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और उनमें आप व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक छाटकर अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे लोनपो गार तिब्बत के राजा सौनग वसेन गापो के मंत्री थे। लोनपो गार, तिब्बत और सौनग वसेन क्या हुआ, ये हमारे व्यक्तिवाचक हो गए क्योंकि ये स्पेशल नाम है। राजा, सभी राजा को राजा बोलते तो ये जातिवाचक हो गया।
मंत्री भी जातिवाचक है। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देकर शहर भेजा। शहर क्या हुआ हमारा जातिवाचक, और भेड़े क्या हो गई व्यक्तिवाचक, क्योंकि सभी जानवरों को भेड़े तो बोलेंगे नहीं। शहर में उसे एक लड़की मिली। लड़की क्या हुआ हमारा जातिवाचक, क्यों? क्योंकि सभी लड़कियों को हम लड़की कहेंगे। जिसने लोनपोगार के बेटे की मदद की। लोनपोगार उस लड़की की समझदारी को परखना चाहते थे। परखना क्या हुआ? परखना हमारा हो गया एक भाववाचक संज्ञा। ये एक अवस्था होती है, इसको हम महसूस करते हैं। इसलिए उन्होंने राख की रस्सी बनाने को राख की रस्सी भी एक संज्ञा है। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़की ने अपनी समझदारी से राख की रस्सी बना दी। लड़की की समझदारी के आगे उनकी चालाकी धरी रह गई। चालाकी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। मैंने आपको ये पूरा पैराग्राफ समझाया और इसको आपको अब अपनी कॉपी में लिखना है। आई होप मैंने अच्छी से वर्कशीट आपको समझा दी है। इसमें अभिभावकों के लिए भी एक सुझाव है कि अपने आसपास की वस्तुओं व्यक्तियों के नाम बोलिए और बच्चों से खेल खेल में पूछिए कि ये कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए बेटा, आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।